नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वीडियो सीरीज के क्रम में आज हमारी कंटेंट हैं इन 3D सीरीज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस टेंडेंसी। 3D सीरीज में जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस टेंडेंसी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। A significant feature of the cation of d block element is their tendency to form complex certain molecules or ions. 3D सीरीज यानी संक्रमण तत्वों के जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका एक विशेष गुण है जो कि मॉलिक्यूल्स और आइंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने का। ये जो मॉलिक्यूल्स और आइंस हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को जो कि मॉलिक्यूल्स और आइंस हैं जो ट्रांजिशंस मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन रिच इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को लिगेंड कहते हैं। और ट्रांजिशंस मेटल्स कैटाइन बिकॉज ऑफ ट्रांजिशंस मेटल्स में जो टेंडेंसी है वो किस कारण से है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस की, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज and high effective nuclear charge and having a high charge. These have vacant inner d orbitals. जो 3D सीरीज के आइंस हैं वो इनर d orbitals हैं जो कि अप्रोप्रिएट एनर्जी के होते हैं तथा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में सक्षम होते हैं। जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उपसहसंयोजक बंध है वो सिग्मा बंध की तरह है। और ये किस प्रकार बनता है, ये फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड के पूर्ण भरे हुए ओवरलैपिंग होती है, उसके कारण ये उपसहसंयोजक यौगिक बनते हैं जो कि सिग्मा बंध की तरह होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ केंद्रीय धातु की प्रवृत्ति, लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड स्ट्रोंग है या वीक है के आधार पर जो कॉम्प्लेक्स हैं वो विभिन्न प्रकार की ज्यामितियाँ प्राप्त करते हैं। ज्यामिति के हो सकते हैं अगर वो संकरण जैसे हाइब्रिडाइजेशन जैसे sp संकरण है किसी कॉम्प्लेक्स का तो वो कॉम्प्लेक्स की उसकी ज्यामिति लीनियर टाइप की होगी। और यदि sp3 संकरण है तो उसके लिए जो ज्यामिति होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। और यदि स्क्वायर प्लेनर है तो dsp2 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसके लिए जो ज्यामिति होगी वो कॉम्प्लेक्स की वो स्क्वायर प्लेनर होगी। और यदि जो मेटल है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 है तो उस केसेज में उस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति है वो ऑक्टाहेड्रल प्रकार की होगी। ऑक्टाहेड्रल्स में जो समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशंस नंबर हैं वो कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैं। टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, 4 है। स्क्वायर प्लेनर में कितनी कोऑर्डिनेशन संख्या, 4 हैं। और लीनियर में कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, 2 हैं। तो ये टेंडेंसी देखी हमने कि जो 3D सीरीज हैं या ट्रांजिशंस एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस की टेंडेंसी क्यों है, क्योंकि इनका स्मॉल साइज है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण, और इनके जो अप्रोप्रिएट एनर्जी के इनर डी ऑर्बिटल्स हैं वो वैकेंट होने के कारण वैकेंट डी, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसको हम लिगेंड कहते हैं उनसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। और ये प्रवृत्ति है इनकी 3D सीरीज़ की। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब यहाँ पे हम 3D सीरीज़ की बात करते हैं तो अलग अलग लिगेंड की प्रकृति के आधार पर इनमें ज्यामिति का निर्धारण होता है। यदि लिगेंड स्ट्रोंग है तो उस केसेस के अंदर, स्ट्रोंग लिगेंड के केसेस के अंदर स्क्वायर प्लेनर समन्वय संख्या यदि 4 की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति निर्धारित है। और यदि हम जो लिगेंड है वो वीक है उस केसेस में इनर ऑर्बिटल काम में नहीं आकर के डी ऑर्बिटल्स के आउटर ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशंस में भाग लेते हैं तो उस केसेस में टेट्राहेड्रल ज्यामिति निर्धारित है कॉम्प्लेक्सेस की। और
ऑक्टाहेड्रल्स स्पीसीज में इनर और ऑर्बिटल्स आउटर दोनों प्रकार के ऑर्बिटल्स से हमें ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति प्राप्त होती है। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की। कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी का कारण क्या है? स्टेबिलिटी पहले तो कारक या इनके जो फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। स्टेबिलिटी का क्या कारण है? स्टेबिलिटी में देखिए, स्टेबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि 3D जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है? घट रही है। एक फैक्ट ये है, याद रखना है। और दूसरा फैक्ट है कि यदि कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी मेटल आयन की बात कर लेते हैं या +2 में कर लेते हैं, तो उस केसेस में पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के केसेस में द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेज। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है किसके साथ? डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम। यदि साइज में कमी हो रही है तो उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में भी वृद्धि होती है। और यहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बेसिक लिगेंड है, जैसे फ्लोरो क्लोरो NH3 etc गिव स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के केसेज में जो उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कोबाल्ट का, देखिए हेक्साअमीन कोबाल्ट 3rd जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है, जबकि कोबाल्ट का सेकंड कॉम्प्लेक्स जो अमोनिया के साथ क्या है? डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये स्टेबिलिटी का कारण है, स्टेबिलिटी का कारण है। और आप देख सकते हैं द फॉर्मेशंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशंस प्रोसीड बाय ए स्टेप वाइज एडिशंस ऑफ लिगेंड ऑन द मेटल्स। यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दो प्रकार के हैं सॉल्यूशन के अंदर, एक तो स्टेप वाइज एडिशंस ऑफ लिगेंड्स के द्वारा कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, और एक ओवरऑल एक साथ लिगेंड का एडिशन होता है और ओवरऑल एक ही वन स्टेप के अंदर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेप वाइज यदि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक लिगेंड जुड़ा, एक एक्वाइन बार निकला, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और दूसरा लिगेंड जुड़ा, फिर उससे संबंधित जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसका मान अलग है। इसी प्रकार तीसरा लिगेंड जुड़ा, यानी कि ये M2 में प्लस ये A क्या है? लिगेंड है, और K3 क्या है? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट कह रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस का। और इस स्टेबिलिटी कांस्टेंट K3 को हम इस प्रकार निर्धारित करते हैं, कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। तो ये K1 K2 K3 यदि n प्रकार का हमें एडिशंस करना है या लिगेंड का, तो हम MaN-1 + A ऐड करते हैं तो Kn MaN। तो यहाँ इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट इस प्रकार है। आप यहाँ देखिए K1 K2 K3 या Kn और द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है, इनको हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। या हम इसको क्या कह सकते हैं? Kn बराबर क्या होता है? K1 + K2 + K3, यानी कि सभी का कांस्टेंट का जो योग है वो Kn के बराबर है स्टेप वाइज कांस्टेंट का। अल्टरनेटिवली वी कैन राइट ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम किससे निर्धारित करते हैं? बीटा एन से। बीटा एन में देखिए यहाँ एक मेटल्स है, मेटल आयन है, और 4 लिगेंड एक साथ रिएक्ट करके एक ही स्टेप में कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो गया Ma4। इसको बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशंस कांस्टेंट, जिसमें 4 लिगेंड है तो B4 = Ma4। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स में क्या रिलेशंस हैं आप देखेंगे। ये जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बीटा एन या B4, यानी 4 स्टेप यानी 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो B4, तो उसके लिए K1 × K2 × K3 × K4, या Bn यानी n लिगेंड जुड़ रहे हैं उसके संबंध में ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर्मेशंस जो है कांस्टेंट मान है Bn = K1 × K2 × K3 × Kn। ये तो हुई बात स्टेबिलिटी की। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकेल। निकेल के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसकी बात करते हैं। हम जानते हैं कि जो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D8 है।
और यहाँ बात करेंगे हम टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकंड की कॉम्प्लेक्स की। तो इसमें टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकंड्स आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स को। इस कॉम्प्लेक्स में निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। तो +2 स्टेट के अंदर निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 3D के अंदर कितना है, 3D 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, जिसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट हो रही है। इसकी स्टेबिलिटी स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की। और ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ हमें कितने लिगेंड्स या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, टेट्रा यानी 4 क्लोरो। तो 4 क्लोरो के लिए हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स की आवश्यकता होगी। तो एक s का हो गया जो 4s है, और 3 किसके हो गए, p के हो गए। इस तरह ये परस्पर लगभग समान ऊर्जा और समान ज्यामितीय आकृति के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स होकर के समान प्रकार के ज़्यादा दिशात्मक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण कर लेते हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो 4 हैं, जिनकी संख्या। और अब इस वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोर डायरेक्शनल हैं। वो क्लोरो जो लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंट d ऑर्बिटल्स को डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन से बॉन्ड का निर्माण होता है। और इस प्रकार हमें ये जो आउटर ऑर्बिटल्स ये हमें प्राप्त, ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके लिए टेट्रा क्लोरोनिक्लेट सेकंड्स आइंस जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्यामिति क्या होनी चाहिए, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। और टेट्राहेड्रल के अंदर देखिए आप किस प्रकार निकिल है वो टेट्राहेड्रल स्टेट के अंदर है। ये देखिए यहाँ ये टेट्राहेड्रल ज्यामिति बन रही है आपके सामने, ये टेट्राहेड्रल ज्यामिति, यस। और इस टेट्राहेड्रल ज्यामिति में 4 क्लोरो टेट्राहेड्रली इंटरेक्ट करते हैं निकिल की आइंस की और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है जो कि स्टेबल है। यहाँ क्लोरो है वो क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है। अब आप आगे देखिए, हम दूसरे निकिल के जो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं जहाँ हमने लिगेंड चेंज किया है, और वो है कॉम्प्लेक्स टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड कॉम्प्लेक्स। टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड कॉम्प्लेक्स, इसमें CN है वो क्या है, लिगेंड है, साइनो लिगेंड है, और वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण यहाँ वो तो जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना था टेट्रा क्लोरो वाला, उसके अंदर इसकी जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना था। और यहाँ इस केसेज के अंदर जो साइनो जो लिगेंड है वो प्रबल है, इसलिए 3D ऑर्बिटल्स में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग हो जाती है, अर्थात स्पिन क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ प्रबल लिगेंड साइनो क्या कर रहा है, इसकी स्पिन जो है उसमें कमी कर देता है, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और आप देख सकते हैं निकिल +2 केसेस में ये 3D 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये लो स्पिन जो साइनो लिगेंड के प्रभाव के कारण ये 3D वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, पैर हो जाता है, और एक 3D ऑर्बिटल्स रिक्त हो जाता है। हमें कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, 4। तो एक 3D का ऑर्बिटल्स हो जाएगा, एक 4s का हो गया, और 2 p के हो गए। इस प्रकार हमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड के अंदर, DsP2। देखिए जरा ध्यान से, DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, और वो यहाँ देख सकते हैं आप 4 साइनो लिगेंड जो अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको उपसहसंयोजक बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, और दोनों DsP2 रिक्त ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। और हम जानते हैं कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उस केंद्रीय मेटल्स की जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया है, और ये है टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड कॉम्प्लेक्स। बात करते हैं हम हेक्सा एक्वो आयरन थर्ड आयंस की। यहाँ हेक्सा एक्वो आयरन थर्ड आयंस ये क्या है, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन का मतलब है कि यहाँ स्पिन का मान है वो उच्च है। स्पिन आप समझ रहे होंगे, स्पिन क्वांटम्स नंबर s यदि
किसी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्पिन क्या होगा, हाफ होगा, प्लस हाफ। यदि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ही ऑर्बिटल्स में तो एक इस तरह हैं, तो ये इस ऑर्बिटल्स का स्पिन क्या हो जाएगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्या हो गया टोटल 0। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन हो रहा है वहाँ स्पिन में कमी आ जाती है, जहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है वहाँ स्पिन क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक्वा यानी H2O जो लिगेंड है वो दुर्बल लिगेंड है, जो कि 3D ऑर्बिटल्स के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर रहा है, यानी स्पिन में कमी नहीं कर रहा है। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स क्या बन रहे हैं, एक्वा लिगेंड के साथ क्या बन रहे हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। और 6 इनकी समन्वय संख्या है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। और ये इसका Fe जो आयरन है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है 3d6 4s2, 4p वैकेंट है और 4d भी वैकेंट है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और एक इलेक्ट्रॉन्स इस d में से निकला, तो d 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गया। हमें 6 जो वैकेंट d ऑर्बिटल्स चाहिए, तो क्या होगा, एक s का 4s वाला, 3 p के और 2 किसके, आउटर वाले d के। आउटर मोस्ट जो 4d वाले हैं वो ऑर्बिटल्स काम में ले रहे हैं, क्योंकि आउटर वाले रिक्त d ऑर्बिटल्स इसलिए काम आ रहे हैं क्योंकि ये जो एक्वा लिगेंड है वो इतना प्रबल नहीं होने के कारण 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करके रिक्त कक्षक उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है एक्वा लिगेंड। इसी कारण हमें हेक्सा एक्वो जो आयरन थर्ड आयन के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आउटर ऑर्बिटल्स वाले कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि फॉर्मेशंस में, और हाई स्पिन होगा। यहाँ देखिए आप स्पिन कितना, हाफ 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 हाफ, तो यहाँ कितना हो गया 5/2 इनका स्पिन हो गया, यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशंस होता है एक्वाइन के साथ। तो आप देख सकते हैं Fe H2 का होल 6 3+ में, या एक्वाइंस अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्त sp3d2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड बनाते हैं। कितने कोऑर्डिनेशंस हैं, 6 बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसकी समन्वय संख्या क्या है, 6 है। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर है, एक प्लेन के ऊपर H2 है और एक प्लेन के नीचे H2 है। ये ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड कॉम्प्लेक्सेस। हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, यहाँ साइनोफिर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो इनर के 3D ऑर्बिटल्स हैं उनकी पेयरिंग कर देता है, तो क्या होता है, हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ। तो यहाँ इसका Fe3+3 स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, D5 है, 4s वाला वैकेंट है, 4p वाला वैकेंट है और 4d वाला है। हमें क्या चाहिए, साइनो है, कितने ऑर्बिटल्स वैकेंट चाहिए, 6। तो यहाँ D3D में पेयरिंग हो जाती है साइनो लिगेंड की वजह से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से। तो ये D में इस प्रकार पेयरिंग हो गई, यहाँ डबल हो गया, यहाँ डबल हो गया और यहाँ पे ये है, यानी कि इसकी स्पिन क्या रहेगी, हाफ ही रहेगी। और ये 3D के 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4s और 4p के 3, इस प्रकार D2sp3 हाइब्रिडाइजेशंस के साथ हमें हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड का जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। किस प्रकार का, लो स्पिन का इनर ऑर्बिटल्स वाला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर इन इनर ऑर्बिटल्स कौन है और आउटर ऑर्बिटल्स कौन है, लो स्पिन क्या है, हाई स्पिन क्या है, ये हम स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी से इनको आसानी से पता कर सकते हैं कि ये हाई स्पिन है और या ये लो स्पिन है। इनकी कलर प्रॉपर्टी के आधार पर हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। इसी प्रकार हेक्सा एक्वो क्रोमियम थर्ड आयन है, यहाँ इसका भी जो कॉम्प्लेक्स है हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड है, ये भी कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का। और हेक्सा क्लोरो क्रोमियम थर्ड क्रोमेट थर्ड है, वो भी कॉम्प्लेक्स है, इसको भी देखिए आप। और एक क्रोमियम का है हेक्सासाइनो क्रोमेट थर्ड, ये भी क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। तो हम यहाँ बात करते हैं हम हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड कॉम्प्लेक्स की। अमोनिया एक्वा के वनस्पति कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिससे यहाँ देखिए इनर ऑर्बिटल्स
के जो रिक्त ऑर्बिटल्स हो जाते हैं अमोनिया की वजह से, और 3D के 2 ऑर्बिटल्स, एक 4s का और 3 4p के मिल करके D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हमें कौन सा कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, लो स्पिन इनर ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस प्राप्त हो रहे हैं। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर आसानी से मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ये। इसी प्रकार कोबाल्ट है, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स है जो येलो कलर का है, और ये जो हेक्सा पेंटाएमीन एक्वो पेंटाएमीन एक्वा कोबाल्ट थर्ड आइंस है, ये पिंक कलर का है। इसी प्रकार यहाँ 5 है, NH3 का यहाँ पे क्या है 5 है, एक मिनट, यहाँ क्या है 5 है। पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट जो सेकंड है, इसका भी ये कॉम्प्लेक्स है, एक मिनट, कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड है। ये इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्क्वायर प्लेनर टाइप्स। ये स्क्वायर प्लेनर टाइप का 4 समन्वय संख्या वाला ये कॉम्प्लेक्स है, टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड है जो पोटेशियम का, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड। इसी प्रकार हम कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स हैं जो कि जिसमें मेटल्स जो आइंस न होकर के मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शून्य होगी। यहाँ देखिए टेट्रा कार्बोनिल निकिल है, यहाँ निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, शून्य है। यहाँ पेंटा कार्बोनिल आयरन है, फेरस है, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन्स की जो भी यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। और यहाँ पेंटा कार्बोनिल क्रोमियम है, पेंटा कार्बोनिल जो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो ये शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिगेंड हैं या तो उदासीन लिगेंड है, उनके केसेस में कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, इनके केसेस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेटल की क्या है, 0 है। और ये इनकी स्टेबिलिटी का जो कारण है, इनकी स्टेबिलिटी हम EAN इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर्स रूल्स या 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स के माध्यम से इनकी स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कि नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर होगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स और EAN रूल्स क्या है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जो कोरोना से संबंधित पैंडेमिक है उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने दैनिक कार्य करें और पढ़ाई करें। यूट्यूब के चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को बार बार देखें। कोई समस्या क्वेरी हो तो इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।